नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जूठन एक दलित लेखक हुए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनके द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें दलितों के साथ हुए अत्याचार का या उनके साथ हुए अत्याचार का वर्णन किया हुआ है। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो समानता के अधिकार के तहत चलाया गया। समानता जो कि 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में वर्णित है। इसमें सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ। ब्रिटिश काल में 1925 में ये लागू किया गया था सबसे पहले। उसके बाद 1982 में भारत सरकार या जो तमिलनाडु की सरकार है उसके द्वारा लागू किया गया। केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। अमेरिका में अफ्रीकी गुलामों की संतानों से हमेशा से भेदभाव होता रहा है। अफ्रीकन लोगों के द्वारा समानता के अधिकार के लिए 1950 के दशक में एक आंदोलन चलाया गया था, यानी अफ्रीकन लोगों ने चलाया अमेरिका में रहते हुए। तो इस आंदोलन को नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट मूवमेंट कहा गया। इस नागरिक अधिकार आंदोलन की नींव रखी अफ्रीकन मूल की अमेरिकी महिला ने, यानी वो अफ्रीकन मूल की थी और अमेरिका में रहती थी, रोजा पार्क्स। दरअसल में वो एक बस में सफ़र कर रही थी तो गोरे लोगों को सीट छोड़नी थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो तब से ये मूवमेंट शुरू हुआ। रोजा पार्क्स ये रहने वाली थी, अफ्रीकी मूल की थी और अमेरिका में रहा करती थी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 15 में वर्णित है और ये अधिकार देता है। विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार जो विकलांग लोग हैं उनको सामान्य धारा में लाया जाए और भवन, स्कूल या कॉलेज जितने भी हैं उनमें ढलान या रैंप बनाने का प्रावधान दिया गया ताकि वो लोग भी आराम से उनमें चढ़ सकें और उतर सकें। संसार में सर्वाधिक जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वो भारत में हैं। भारत में प्रति वर्ष 15,000 डॉक्टर तैयार होते हैं। दवाइयों के निर्माण की बात करें तो भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, यानी भारत चौथे स्थान पर है दवाइयाँ बनाने में। दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टा रिका है। एक शब्द है ओपीडी, इसका मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। विधायक या एमएलए, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये विधानसभा का सदस्य होता है, यानी विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है भारत में और प्रत्येक राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। जैसे राजस्थान में 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 विधायक बनते हैं राजस्थान में, क्योंकि एक विधायक का एक निर्वाचन क्षेत्र, तो 200 निर्वाचन क्षेत्र में 200 विधायक हो गए। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, कहने का मतलब है 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं तो इसके आधे कितने हुए 100 और एक अधिक यानी 101। तो 101 निर्वाचन क्षेत्रों में मिनिमम यदि जीत जाए तो राज्य में उस दल को बहुमत दल कहा जाता है। यानी बहुमत के लिए कितने वोट चाहिए 200 निर्वाचन क्षेत्रों में 101 में, ऊपर चाहे कितने भी हो सकते हैं। बहुमत दल को सत्ता पक्ष भी कहा जाता है क्योंकि सत्ता उसी का हाथ में रहती है, बहुमत उसी का हाथ में रहता है।
और इसके अलावा जो बाकी जो शेष बचे हुए दल होते हैं तो उन विधायकों को विरोधी पक्ष कहा जाता है या उन दलों को विरोधी पक्ष कहा जाता है। बहुमत दल या सत्ता पक्ष के विधायक या एमएलए ये मिलकर सर्वसम्मति से अपने नेता का चुनाव या चयन करते हैं और वो जो चुना हुआ नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बाकी जो अन्य मंत्री होते हैं विभागों के, उनकी नियुक्ति भी करता तो राज्यपाल ही है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा। सरकार से तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से हैं, जो उन विभागों के प्रभारी होते हैं तथा इन सब प्रभारियों का जो सामूहिक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। सरकार का मतलब क्या हुआ कि शासन के विभिन्न विभाग और उनके मंत्री, है ना, और उनके ऊपर होता है मुख्यमंत्री। ये मिला के सरकार के मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री होते हैं वो सरकार कहलाते हैं। यही कार्यपालिका है। दरअसल सरकार ही कार्यपालिका है, यानी सरकार कह लो या कार्यपालिका कह लो, एक ही बात है। विधानसभा में मौजूद सभी विधायक विधायिका कहलाते हैं, यानी विधानसभा जब लग रही हो उसमें सारे विधायक मौजूद है तो उस चीज पूरी असेंबली को विधायिका कहा जाता है। कानून के लिए राज्य के लिए कानून विधानसभा में बनते हैं और देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद क्या है? सर्वोच्च संस्था है जो कानून देश के लिए बना सकती है, और राज्य के लिए विधानसभा है। विभिन्न विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया जाता है, यानी प्रत्येक विधायक की अनुमति या स्वीकृति जरूरी होती है। सामोआ एक द्वीप है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, यानी प्रशांत महासागर में ही स्थित है सामोआ द्वीप, उसके दक्षिण भाग में। यदि किसी संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी किसी संस्था में 30 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, तो उस संस्था द्वारा उन महिला कर्मचारियों को बालवाड़ी की सुविधा उपलब्ध करानी होती है। बालवाड़ी यानी क्रेच या क्रेश जिसको बोला जाता है। अस्मिता शब्द से तात्पर्य पहचान, यानी खुद की पहचान, अर्थात स्वयं के होने या स्वयं के अस्तित्व के प्रति जो जागरूकता होती है उसको अस्मिता बोला जाता है। अवमूल्यन एक शब्द है जिसका मतलब होता है भाव न आंकना, यानी मूल्यांकन न करना। लक्ष्मी लाकरा एक महिला है, आदिवासी महिला जो झारखंड की रहने वाली है। ये उत्तर रेलवे के प्रथम महिला इंजन चालक होने का इनको श्रेय मिला है, यानी उत्तर रेलवे के प्रथम महिला इंजन चालक है लक्ष्मी लाकरा। आमार जीबोन ये पश्चिम बंगाल में पैदा हुई रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है। यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, यानी आमार जीबोन ये ऐसी आत्मकथा है जो किसी भारतीय महिला ने लिखी है और पहली आत्मकथा है, और रास सुंदरी देवी ने इसको लिखा है जो कि बंगाल की रहने वाली थी। सुल्ताना का स्वप्न ये बंगाल की एक महिला है, रुकैया सखावत हुसैन, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। दरअसल में इन्होंने स्वप्न में एक लेडी लैंड नामक जगह देखी है, यानी सपने में, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्त्रियों को उसमें पढ़ने लिखने और आविष्कार करने की छूट है। ये एक कहानी है दरअसल जो स्वप्न में घटित होती है। सन 1910 में रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी चल रहा है। महिला घरेलू हिंसा कानून 2005, यानी कानून का नाम है महिला घरेलू हिंसा कानून 2005, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2006 को। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1997 में जारी किए, यानी महिला किसी कार्यस्थल पर कार्य करती तो उसको यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जारी किए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च। मीडिया शब्द बहुवचन है, इसका मतलब होता है बहुत सारे माध्यम, और इस मीडिया शब्द जो कि बहुवचन है इसका एक वचन क्या है? मीडियम, और मीडियम का मतलब होता है माध्यम।
मीडिया ऐसे तरीके या माध्यम जिनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसको मीडिया कहा जाता है। और मास मीडिया को दरअसल हिंदी में जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ये ऐसे तरीके या माध्यम है जिनके द्वारा लाखों लोगों तक विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी मास, लोगों के मास पे या मास हुज जिसको बोलते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या पर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता हो, वो मास मीडिया या जनसंचार माध्यम कहलाता है। जनसंचार माध्यम दो प्रकार के, यानी मास मीडिया दो प्रकार का है। पहला है छपे हुए माध्यम यानी प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं, अखबार, पत्रिकाएं, जर्नल्स आदि। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ना, जो टीवी, रेडियो और इंटरनेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आते हैं। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप टेलीवाइजर था, यानी टेलीविज़न सीधा नहीं आया था, उसका प्रारंभिक रूप बना था टेलीवाइजर, जिसे जॉन एल बेड ने बनाया था। संचार के माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इन पर सरकार, निजी प्रतिष्ठानों या बिजनेसमैनों या निजी व्यक्तियों का नियंत्रण रहता है। सरकार सेंसरशिप के द्वारा इन पर नियंत्रण रखती है। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, और निजी व्यक्ति पैसे के दम पर मीडिया पे नियंत्रण करता है। ब्रांडिंग किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाने को कहा जाता है। ब्रांडिंग को हिंदी में दागना कहते हैं। प्राचीन समय में पशुओं की अलग पहचान के लिए उनके शरीर पर गर्म किसी चीज़ से दाग दिया जाता था, तो उस प्रथा से ब्रांडिंग शब्द आया है। इतिहास पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने दागने की प्रथा चलाई थी, घोड़ों को दागने की प्रथा। वो घोड़ों पे विशेष निशान बनाता था ताकि पता चलता रहे कि ये उसकी सेना के घोड़े हैं। साप्ताहिक बाजार उस बाजार को कहा जाता है जो सप्ताह में किसी निश्चित 1 या 2 दिन लगता हो। इरोड एक जगह है तमिलनाडु में, तो उसका जो बाजार है वो संसार के विशाल बाजारों में से एक है। जिनिंग मिल रुई से बीजों को अलग करके गठरियों में या गट्ठरों में बदलने की जो मिल होती है वो जिनिंग मिल कहलाती है। एक तवा मत्स्य संघ है जो मध्य प्रदेश में कार्य करता है। दरअसल में तवा नदी की मछलियों पे अधिकार को लेकर या मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर ये संघ बनाया गया था, जो कि क्योंकि तवा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। दादन व्यवस्था तमिलनाडु में चलती है। दरअसल में वहाँ व्यापारी फैक्ट्री से कच्चा माल लेकर बुनकरों को दे देता है और फिर बुनकरों से तैयार माल लेकर फैक्ट्री को देता है। ये क्या है, दादन व्यवस्था कहलाती है। दरअसल में वो एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। कौन? जो व्यापारी होता है वो। हम पढ़ेंगे अब मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है या जिक्र है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? 7। लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको किस में रखा है? अनुच्छेद 300A में। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो निम्न प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक 5 प्रकार की समानताओं का वर्णन है। कितने? 5 प्रकार की समानता, यानी 5 प्रकार के समानता के अधिकार भी 5 प्रकार के हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष सबको समान समझा जाए या विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, वर्ण, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ भी। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता का, यानी सभी को नौकरी के या रोजगार के समान अवसर दिए जाएंगे।
अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत 17 के अनुसार कर दिया गया, यानी किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन सेना या आपकी शिक्षा संबंधित जो विधा है उनकी उपाधियों को छोड़कर वो आपको ली जा सकती है, जो सेना देती है या विधा है, आपकी डिग्रियां हैं, लेकिन अन्य कोई राजा महाराजा रॉय वगैरह ये इस तरह की उपाधियां नहीं लगा सकते। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19A में लिखने बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B कहता है कि शांतिपूर्वक लेकिन बिना हथियारों के इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C कहता है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 19D के अनुसार देश में कहीं पर भी आने और जाने की स्वतंत्रता है, आपको नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 19E के अनुसार देश में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, कहीं पर भी जाके घर बना के रह सकते हो, घर खरीद सकते हो और रोजगार कर सकते हो। अनुच्छेद 19 जो 19F है वो पहले था संपत्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति का अधिकार, तो उसको बता ही दिया है कि 1978 के 44वें संशोधन द्वारा हटा ही दिया गया है, और ये 19F हटा दिया है। अब 19G जो अनुच्छेद है वो है कोई भी रोजगार करने, कोई भी व्यापार करने और जीविका चलाने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अनुच्छेद जो 21 है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, यानी कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है, यदि किसी ने मर्डर किया है तो कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसके जीवन को और शरीर को छीना जाता है, जैसे फांसी की सज़ा दी जाती है ना, तो ये, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया के अलावा कि जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जाए। अनुच्छेद 21 में ही भोजन, स्वच्छ हवा और पानी और रोजगार का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी ये कहा गया है कि पहले दरअसल क्या था, अनुच्छेद 45 में ये डाला गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, लेकिन सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 45 में से हटा के अनुच्छेद 21 के में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और उसका निरोध है, जिसके तहत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है आने जाने के समय को छोड़ के, और वकील से सलाह लेने का अधिकार है, यानी जो उसका वकील होगा उससे सलाह लेने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 352 दरअसल में 352, 356, 360 ये दरअसल में जो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां हैं, तो अनुच्छेद 352 में युद्ध या युद्ध की संभावना अथवा आंतरिक अशांति से यदि कोई देश में संकट उत्पन्न होता है तो उसके अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ के अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, यानी बाकी मौलिक अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे। यदि आप भाषण करते हैं, है ना, कहीं और उससे देश की उसको खतरा है ना, पहचान को या अस्मिता को, तो फिर आपको बाध्य किया जाएगा। बाकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरे नंबर का अधिकार है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों के क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने और बेगार यानी जबरदस्ती श्रम करवाना उससे दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम पर भी रोक है, यानी 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को आप उससे श्रम नहीं करवा सकते। जैसे घरेलू नौकरों को रखते हैं ना, छोटे बच्चों को नहीं रखा जा सकता, चाहे कि थड़ियों पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रखा जा सकता।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है भारतीय संविधान में। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो उससे इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को और बल मिला है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का पोषण करने, उनका प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता, जैसे अकबर के काल में जजिया और ज़कात लिए जाते थे, ऐसा कोई धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता। यानी आप अपने मंदिर मस्जिद में कहीं पर भी पूजा अर्चना कर सकते हो बिना किसी टैक्स चुकाए। अनुच्छेद 28 के अनुसार शिक्षा जो संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे प्रार्थनाओं में जरूरी नहीं है कि कोई भी आए, नहीं भी आ सकता। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये 5वां मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 29 के अनुसार कोई अल्पसंख्यक वर्ग, हिंदू उसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है और बौद्ध है, ये अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक या शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार जब अनुदान देती है तो अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव उससे नहीं कर सकती। अंतिम है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संविधान की आत्मा है और संविधान का हृदय है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट या लेख जारी करने की शक्ति रखता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। गिरफ्तार किसी व्यक्ति को मान लो कर लिया गया है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय दे सकता है और ये कह सकता है कि बिना परीक्षण, बिना जांच से ये तय नहीं किया जा सकता वो गिरफ्तारी सही है या गलत है। तो यानी परीक्षण के आधार पर ही उसकी गिरफ्तारी को सही या गलत ठहराया जाएगा। परमादेश, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों की सही ढंग से पालना नहीं करता तो न्यायालय उसे कार्य की पालना करवाने के लिए बाध्य करता है। इसे बोला जाता है परमादेश या परम आदेश। प्रतिषेध, ऊपरी न्यायालयों द्वारा निचले न्यायालयों को यह आदेश देना कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के केसों की सुनवाई ना करे। यानी कई बार क्या होता है कि कोई यदि निचला कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के केसों की सुनवाई कर रहा है तो ऊपरी न्यायालय उसको मना कर सकता है इससे। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार ही किसी पद का दुरुपयोग करता है, यानी उस पद के लायक नहीं है और उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसको अधिकार परीक्षा कहा जाता है और न्यायालय उससे पूछ सकता है कि भाई आप किस हक से ऐसा काम कर रहे हैं। उत्प्रेषण, ऊपरी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय में लंबित केसों की सुनवाई के लिए अपने पास बुलाना। यदि कोई निचले न्यायालय में केस लंबित पड़ा है, बहुत समय हो गया है, तो ऊपरी न्यायालय उस केस को स्वयं के पास बुला सकता है सुनवाई के लिए, तो इसको उत्प्रेषण कहा जाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये संपूर्ण कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पूर्ण पाठ्य पुस्तक का निचोड़ इसमें दिया गया है।